बात की हैरानी होती है कि सरकार जो है ना इन पता नहीं ये जो जिनको सिफारशी टट्टुओं को आ गया या अपने डॉक्टरों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए बाहर फॉरेन आदि बेचती है। मैं मेरी समझ में नहीं आता कि वो डॉक्टर लोग यहाँ हमारे को तो कभी बताया नहीं। मुझे 50 साल हो गए, 15 साल। सारा तालमेल अपने बुजुर्गों को, अपने यूथ को साथ में लेकर जाएंगे। मार्केटिंग की तरफ अगर बात करें तो एफपीओ के गठन से अगर हम लोग संगठित होकर, मान लीजिए हमारे पास एक किसान के पास 4 एकड़ लैंड है, अगर एफपीओ के माध्यम से हमारे पास 1000 किसान इकट्ठा होता है तो 4000 एकड़ जमीन इकट्ठी होगी। उसके जो प्रोड्यूस होगा उसको आप मार्केटिंग में ले जाएंगे, एक साथ लेके जाएंगे तो आपको डेफिनेटली जो रेट है वो अच्छा मिलेगा। हिंदुस्तान का किसान और हिंदुस्तान का जो एग्रीकल्चर का डॉक्टर है वो तो ऐसे जुड़ने चाहिए जैसे पहले बैलों को जोड़ा जाता था ना, एक जूं के नीचे एक तरफ किसान हो और एक तरफ डॉक्टर हो। अगर वो दोनों ऐसे इकट्ठे होके चलेंगे तो इस देश का कुछ होगा। किसान भाइयों नमस्कार, कैसे हैं आप। किसान यात्रा का एपिसोड नंबर 7 आज हम शुरुआत कर रहे हैं और जिस तरह से लगातार हम किसानों के बीच जाकर जो है उनकी बातें सुन रहे हैं, उनकी बातों को समझ रहे हैं और उसी से एक नया आइडिया जो मेरे दिमाग में आया और किसान यात्रा का 7वां एपिसोड जिसके ऊपर मैंने फोकस रखने की कोशिश भी की है। इस एपिसोड में हमारे साथ जो है फ्लोरिकल्चर में मुख्य रूप से जो अनुभव रखते हैं ऐसे एक युवा साथी और एक काफ़ी उम्रदराज शख्स हमारे साथ हैं, जिनके मैं अगर नामों की बात करूं तो अमर सिंह ठाकुर जी और सुधीर मेहता जी। तो ये दोनों ही किसान जो है बागवान और किसान की कैटेगरी में जो है आते हैं और दोनों ही शख्स जो है हमारे कंडाघाट उपमंडल जो कि जिला सोलन के तहत आता है, तो कंडाघाट उपमंडल के साथ लगती श्रीनगर पंचायत से संबंध रखते हैं। धाली गांव में इस वक्त मैं मौजूद हूं और आप देख रहे हैं मेरे पीछे शेड आपको नज़र आ रहा है और साथ में जो है यहाँ कार्नेशन का काम जो है यहाँ पर चल रहा है और मेरे साथ जो है किसान भाई हमारे जो आज जुड़े हैं और हम इनसे जो है इनकी प्रोग्रेसिव फार्मिंग को लेकर जानकारी लेंगे। और तो सबसे पहले तो मैं सुधीर जी और अमर सिंह जी आप दोनों का स्वागत करूंगा किसान न्यूज़ पर। और शुरुआत सुधीर जी आपसे करते हैं। आप युवा साथी हैं और पहले भी एक बार हमारे साथ कनेक्टेड हो चुके हैं और काफ़ी अच्छा अनुभव आपके साथ उस वार्तालाप का भी रहा था। तो सुधीर जी पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सुधीर जी पहले तो थोड़ा अपने बारे में जानकारी दें, आप क्या कुछ करते हैं और कितने समय से खेतीबाड़ी का काम कर रहे हैं। युवा जी, आप कृषक हैं। मैं सुधीर, यहाँ कंडाघाट से 3 किलोमीटर के दायरे में धाली गांव पड़ता है। वहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं कार्नेशन का, पिछले लगभग कार्नेशन का 7-8 वर्षों से हम निरंतर काम कर रहे हैं। और जैसे कि आपने देखा ही है, अभी आपने शेड का दिखाया, तो ये एक प्रोटेक्टिव खेती है। क्योंकि आप देखेंगे कि जो भी हमारी भौगोलिक स्थिति है सोलन ज़िला, यहाँ पे जितने भी हमारे बुज़ुर्ग थे वो लगभग 1980 के आसपास सब्जियों की तरफ मोल्ड हुए। उस समय सब्जियां धीरे धीरे लगानी शुरू की क्योंकि हमारी जिस तरह की ये मिट्टी है बहुत ही सब्जियों के लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव थी। धीरे धीरे लोग मार्केटिंग की तरफ भी जो समस्या आने लगी, धीरे धीरे उसमें आगे डेवलप किया। लेकिन समय के साथ जो क्या है, सब्जियां और जो हमारी जो डेली नीड्स की जितनी भी चीज़ें ज़रूरत हैं, क्या वो फुलफ़िल कर पा रही थी। धीरे धीरे जिस तरह से यहाँ पे एजुकेशन बढ़ा, हमारे युवा साथी इसमें इन्वॉल्व हुए और खेती की तरफ जब उन्होंने जागरूकता के साथ अपना जो नज़रिया है, पॉइंट ऑफ व्यू रखा, उसमें उन्होंने ये पाया कि जो सब्जियां हैं हमारी, क्योंकि जो आजकल आप देख रहे हैं, पिछले लगभग एक जो वर्षों में आपने देखा होगा, टमाटर, शिमला मिर्च, मुख्यतः यही ये सब चीज़ें यहाँ पे लगती है, तो हमारी तरफ से भी ये लगता था। लेकिन समय की जो मांग थी, आप देखेंगे कि सब्जियों में हम वो फुलफ़िल नहीं कर पा रहे थे। चाहे वो मार्केटिंग की समस्या हो, चाहे वो सप्लाई की समस्या हो, डिमांड की समस्या हो, कुछ भी थी, तो हम वो चीज़ें मैच नहीं कर पा रहे थे। तो फिर एक माइंड में एक विचार आया कि क्यों ना हम थोड़ा सब्जियों से अलग थोड़ा खेती करें। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रोटेक्टिव खेती की वजह से जितनी भी चीज़ें, जैसे बंदर हैं या कुछ और चीज़ें हैं, हमारे को जो नुकसानदायक थी, उन चीज़ों की वजह से भी हमने ये फिर पॉली हाउस की तरफ हम लोग मोल्ड हुए। पॉली हाउस में फिर धीरे धीरे कार्नेशन, क्योंकि एक नई चीज़ थी, तो हिमाचल की तरफ से अगर मैं बात करूँ तो पहले चायल क्षेत्र में ये जो कार्नेशन है, गुलाब है, गलदौदी है, ऐसे अनेकों जो फूल हमारे उगाए गए हैं, वो चायल से उसकी शुरुआत हुई।
तो एक स्टेट ऑफ माइंड था हमारा कि शायद कंडाहाट लोअर बेल्ट में है, हमारे यहाँ पे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ऐसी अनेकों समस्याएं हमारे सामने थी, जो चैलेंजेस थे। मेरे साथ आपने जिक्र किया है अमर सिंह अंकल, इन्होंने पहले शुरुआत की शायद 2005-3 के आसपास, 15-16 वर्ष इनका एक्सपीरियंस इसमें हो गया है। तो चैलेंजेस बहुत थे, लेकिन फिर भी हमने क्या किया कि लीग से हटकर थोड़ा प्रयास किया, और हॉर्टिकल्चर के माध्यम से हमने जो भी ये शेड है या टनल्स है, टनल तो अपने निजी उससे हमने बनाए हैं, लेकिन हॉर्टिकल्चर में आप अप्लाई करेंगे तो पॉली हाउस आपको मिल जाता है। उसके बाद फिर हमने कार्नेशन की ओर रुझान किया। देखिए शुरू में तो कार्नेशन की आप मार्केटिंग के हिसाब से बात करेंगे तो दिक्कतें आई, दिल्ली ले जाते थे आड़ती वगैरह जो भी था, या मीडियोकर था, समस्या आती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप ये काम करते जाएंगे तो मुझे लगता है कि एक आने वाले समय में भी, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशंस है, चैलेंजिंग सिचुएशंस फार्मर्स के पास है, तो जो बेसिक जो यूथ है हमारा, जो आजकल 8-10 हज़ार के लिए चंडीगढ़ ITI या करके या कोई BTech करने के बाद जो उसको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो मुझे लगता है कि ऐसी सब चीज़ें बिल्ड करने के साथ साथ मुझे लगता है कि उसकी फाइनेंशियल जो कंडीशंस है, क्योंकि खेत यहाँ पे लगभग सबके पास ही हैं, लोग यहाँ से हट रहे हैं, कृषि नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर हम इसको नए टेक्निक से करेंगे, अपने माइंड का यूज़ करेंगे, सबके सहयोग से करेंगे, गवर्नमेंट को साथ में लूप में रख के करेंगे, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये फ़ायदे का सौदा है। और मैं चाहूँगा कि हमारे जितने भी आसपास के जितने भी सोलन कंडाघाट ब्लॉक के जितने भी हमारे प्रोग्रेसिव किसान हैं, फार्मर्स हैं, और इसमें जुड़ना चाहते हैं, तो हम हमेशा उनके लिए तत्पर हैं। मैं इसी बात पे आना चाहता हूँ, क्योंकि आज हमारा मुद्दा वही है कि हमारे जो यूथ है वो एग्रीकल्चर से हट रहा है। शायद पुराने लोग भी इस बात से बड़े परेशान हैं कि उनको सही दाम नहीं मिल पाते हैं फसलों के, मेहनत बहुत करते हैं, प्रोडक्शन भी अच्छी हो जाती है, लेकिन रेट जो है वो नहीं मिल पाता है। तो इन्हीं मुद्दों पर मैं चर्चा आपसे शुरुआत करना चाहूँगा कि क्या वजह मानते हैं आप, क्यों नहीं रेट मिल पाता है, और आप इन चीज़ों से कैसे बाहर निकल रहे हैं या निकल चुके हैं? देखिए हेमंत जी, क्या है, अगर मैं भारत की बात करूं तो हम लोग ये भूल रहे हैं कि जो हमारा आधार है वो कृषि है। अगर जब भी भारत की इकोनॉमी की बात की जाती है तो जो उसको ऊपर उठाने के लिए जो चीज़ें सामने आई हो, तो मुझे लगता है कि फार्मिंग सबसे बड़ी उसकी एक बेस थी, आधार था। कृषि से ही हम इस जो देश की जो है वो अर्थव्यवस्था सुधार सकते हैं, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। अगर मैं बात करूं, रिफॉर्म्स देश में आ रहे हैं, आप देखेंगे हम टेक्नोलॉजी में, एमिनेशंस में, और कंट्रीज़ को रोड्स में, ट्रांसपोर्ट में ऐसी अडॉप्ट करने की चीज़ें कर रहे हैं। आप जितने भी देखेंगे, जितने भी हमारे मिनिस्टर्स हैं वो बाहर जाते हैं, वहाँ से चीज़ें इंडिया में इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि वो हमारी नहीं है, बाहर से हमने लाई, देखी, सीखी और यहाँ पे इम्प्लीमेंट की। लेकिन जो फार्मिंग है वो हमारी खुद की चीज़ है, हज़ारों वर्षों से क्या है, जो हमारी यहाँ पे हमारी मिट्टी है इतनी ज़्यादा प्रोडक्टिव है, फार्मिंग में इतना ज़्यादा हमारा स्किल्स हैं। क्योंकि आप देखेंगे, अगर मैकेनिज्म की बात करेंगे तो हम मैकेनिज्म में चाइना, कोरिया, जापान को बीट नहीं कर सकते। अगर हम यही हथियारों की बात करेंगे तो हम US, फ्रांस, इंग्लैंड इनको बीट नहीं कर सकते। हम अपनी इकोनॉमी को, हम अपने स्तर को कहाँ इनके साथ compete कर सकते हैं, जहाँ हमारी कृषि इंप्रूव होगी। और कृषि में जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं उनकी इतनी ज़्यादा महारत है, आप यकीन नहीं करेंगे कि हम लोग उससे भाग रहे हैं। और इस वजह से दिक्कत हमारी सिर्फ इकोनॉमिक रिसोर्सेज में नहीं आ रहे, हमारे कमाई के साधन में नहीं आ रहे, बल्कि हमारे, आप देखेंगे डे टू डे लाइफ, जिस तरह से अब कोविड आ गया, कोविड की वजह से क्या हो गया कि हमारी इम्यून सिस्टम वीक हो गया। कारण क्या है, हम मिट्टी से दूर होते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे हम मिट्टी से दूर होते चले जाएंगे, आपका इम्यून वैसे ही कमज़ोर हो जाएगा। आप देखेंगे पिछले 40-45 वर्षों से क्या हो रहा है, यही हो रहा है कि हम लोग शहर की तरफ भाग रहे हैं। हमारी पॉलिसीज़ ही इस तरह से, इकोनॉमिक रिसोर्स जो हमारे देश में आ रहे हैं वो इसी तरह से कि शहरों को हम बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा कृषि को ख़त्म करने का जो प्रयास किया जा रहा है, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे को पीछे ले जाने का प्रयास है। और इसलिए जब हम सारा तालमेल अपने बुज़ुर्गों को, अपने यूथ को साथ में लेकर जाएंगे, मार्केटिंग की तरफ अगर बात करेंगे तो FPO के गठन से अगर हम लोग संगठित होकर, मान लीजिए हमारे पास एक किसान के पास 4 एकड़ लैंड है, अगर FPO के माध्यम से हमारे पास 1000 किसान इकट्ठा होता है तो 4000 एकड़ जमीन इकट्ठी होगी। उसके जो प्रोड्यूस होगा उसको आप मार्केटिंग में ले जाएंगे, एक साथ लेके जाएंगे, तो आपको डेफिनेटली जो रेट है वो अच्छा मिलेगा। तो इस तरह से गवर्नमेंट के साथ अगर हम बात करें तो FPO का गठन ज़रूरी है। FPO के माध्यम से क्या होगा, लोग संगठित होंगे, और जो मार्केटिंग की समस्या जो अकेले तौर पर जो किसान कर रहा है, अगर इकट्ठे होंगे तो निश्चित तौर पे ये मार्केटिंग की समस्या है, रेट का जो इशू है, क्योंकि अपने हिसाब से आप मार्केट में जाएंगे, अपने हिसाब से आप क्या करेंगे, मूल्य तय करेंगे। तो ये आने वाले समय में मुझे लगता है कि संगठित होने की ज़्यादा ज़रूरत है। पॉलिसीज़, इसमें एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ भी लाने की मुझे लगता है कि अत्यंत आवश्यकता है। FPOs की आपने बात कही, तो शायद गवर्नमेंट ने जो अभी 3 कानून बनाने की कोशिश की थी जो रद्द हो चुके हैं,
तो आप उनके सपोर्ट में थे एक किस्म से? मैं 50% सपोर्ट में था, जी। क्योंकि उसमें एमएसपी के पे हमने हमेशा से कहा कि फार्मर्स को जो एमएसपी देनी ही पड़ेगी, क्योंकि रिफॉर्म्स की जहाँ तक बात है, कृषि रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। क्योंकि एक सर्वे की अगर हम बात करें तो आने वाले समय में पंजाब में लगभग 10 से 15 वर्षों में जो पानी का जो स्केल है वो काफ़ी डाउन जा चुका है। और पंजाब और हरियाणा एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे ये गेहूँ और हमारा जो चावल और गेहूँ दोनों चीज़ें बहुत अच्छी मात्रा में होती है। लेकिन अगर पानी ही नहीं होगा, मान लीजिए पानी की हमारे पास समस्या आने वाले वर्षों में 10 या 15 वर्षों में हो जाएगी, तो इस वजह से हम उनके हक में थे कि एटलीस्ट जो रिफॉर्म्स है वो लाने पड़ेंगे। उसमें निश्चित तौर पे कमी कहाँ रही है हेमंत जी, जहाँ पे पार्लियामेंट में जो किसान एक परिवार से जो एमपीज है, जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको किसानी की नॉलेज नहीं है। दिक्कत वहाँ पे आ रही है। बात रखने के लिए एक पॉलिटिशियन अगर किसान की बात रखेगा और किसान खुद किसानी की बात करेगा तो उसमें डिफरेंस है। एक पॉलिटिशियन जो है वो अपने फेवर में बात रखेगा कि हाँ अपने फेवर से किसानों को यहाँ तो, लेकिन जब किसान खुद की बात पार्लियामेंट में रखेगा कि उसको क्या कमी है, किन चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है, क्या आने वाले वर्षों में 40 से 50 साल का, अगर हम मान लीजिए अगर आज हम 60% यूथ है, आने वाले 30 या 35 वर्षों में हम लोग बुजुर्गों, मतलब हमारा देश बूढ़ा हो जाएगा, तो क्या रिसोर्सेज, संसाधन क्या है? अगर हम लोग कृषि से दूर चले जाएंगे तो यहाँ पे हमारे को खिलाने के लिए कौन होगा? इसलिए इन चीज़ों को हमें इम्प्लीमेंट में लाना पड़ेगा। जहाँ तक एफपीओ की बात है, एफपीओ का मुझे लगता है कि इसको कानून बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो जेन्युइन सी बात है कि अगर आप ब्लॉक स्तर पे, पंचायत स्तर पे अगर संगठित हो जाए, सोसाइटी बना ले, तो ये हमारे को इकट्ठे होने की वजह से क्या होगा, मार्केट में जाके हम अपना रेट खुद तय कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, मार्केट में जिसका प्रोडक्शन ज़्यादा होती है उसे वैसे भी रेट जी कहीं ना कहीं प्रायोरिटी मिलती है। तो संगठित होकर अगर पूरा गांव या पूरा ब्लॉक मिलकर काम करेगा तो उसका फायदा जी मिलेगा। जी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अमर सिंह जी भी हमारे साथ हैं, तो अमर सिंह जी को भी हम इंट्रोड्यूस करते हैं। और पहले तो ठाकुर साहब, मैं आपसे आपके बारे में, आप अपने विषय में थोड़ा जानकारी दें हमारे साथियों को। कितने समय से खेती बाड़ी कर रहे हैं, और जो ये फ्लावरी कल्चर का आपने शुरू किया है, कब शुरू किया, क्या अनुभव रहा आपका? जी नमस्कार, मैं ठाकुर अमर सिंह, ग्राम पंचायत श्रीनगर, कंडा घाट, गांव धाली से बोल रहा हूँ। मुझे वैसे तो मैं कोई 50 साल से खेती बाड़ी कर रहा हूँ। पहले हमारे यहाँ टमाटर वगैरह की खेती होती थी, टमाटर, शिमला मिर्च वगैरह, जिसको हमने देश के विभिन्न मंडियों में, कलकत्ता आदि, दिल्ली आदि में भी भेजा है, पंजाब में भी भेजा है। उसके बाद हमारे पास स्टोन फ्रूट का भी काम रहा है। एक 70-80 का दशक वो था कि हमने स्टोन फ्रूट के बहुत भारी बगीचे, खुबानी, प्लम आदि आदि लगाए। उसके बाद क्या हुआ कि हमको लेबर की यहाँ बड़ी प्रॉब्लम आती थी, तो लेबर की प्रॉब्लम आई, और उससे क्या हुआ कि जो स्टोन फ्रूट है ना, वो उनको पिकिंग करने में बड़ी मुश्किल आती थी। तो आस्ते आस्ते वो बगीचे जो है ना कटने लगे। और क्योंकि यहाँ जो बगीचे हैं वो खेतों में लगे हुए थे, तो जो फसलें हैं वो उनके नीचे नहीं होती थी। उसके बाद हमने टमाटर वगैरह का काम किया, फिर फ्लावरी कल्चर का। उसके बाद हमने कोई 15 साल से फ्लावरी कल्चर का काम मैंने शुरू किया, और ये इसकी मुझे मिली है मोह गांव से, जो नंबरदार जी वहाँ के, वो मेरी रिश्तेदारी है, उनसे हुई, और उन्होंने मुझे फ्लावरी कल्चर के लिए बाध्य किया कि आप फ्लावरी कल्चर में आए। तो अब मैं करीबन 15 साल से पूर्ण तौर पे मेरा फ्लावरी कल्चर का ही काम है, फ्लावरी कल्चर का, जिसमें हम मेनली कार्नेशन और क्राइसेंथेमम और ब्रासिका और आदि आदि ऐसे फूल लगाते हैं, और लिलियम आदि। तो ये हम फूल लगाते हैं। तो क्योंकि हमने सोचा है, क्योंकि किसान जो है ना, एक ही तरफ अगर टमाटर लगा रहा है तो वो टमाटर ही लगा रहे हैं, अगर शिमला मिर्च लगा रहे कोई तो शिमला मिर्च ही लगा रहे, तो मंडियों में गलट जाता है और किसानों को रेट कोई नहीं मिलते। इसलिए हमने सोचा थोड़ा बाइफरकेट इसको किया जाए, इसलिए हमने फ्लोरिकल्चर का काम शुरू किया, जिससे हमने देखा कि हमारा जो जो सब्जियां थी उससे अच्छी इनकम फ्लोरिकल्चर से हुई। ये जुदी बात है कि जैसे कोविड आया, तो कोविड में 1.5-2 साल जो है ना, वी गॉट रूइंड इन दैट पीरियड। उसमें किस फ्लोरिकल्चर वालों को कुछ मिला नहीं। हालांकि सरकार ने, हिमाचल सरकार ने थोड़ी बहुत ही अंश मात्र दाल में नमक के मुकाबले का इन्होंने हमारे को थोड़ा बेनिफिट तो दिया, लेकिन वो इतना कोई ज़्यादा था नहीं वो। तो ये बात हमारी रही है उसमें। अब मेरा मेनली जो है फ्लोरिकल्चर का काम है। तो अमर सिंह जी, फ्लोरिकल्चर आप काम कर रहे हैं, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है इसका? और पारंपरिक खेती जो पहले करते थे और फ्लोरिकल्चर आपने शुरू किया, कितना डिफरेंस देखते हैं दोनों में?
वैसे फ़र्क तो है जी, क्योंकि अब जो पहले था, पहले जो है ना इतनी फूलों की डिमांड और इकोनॉमिकली जो देश है वो अभी इतना समृद्ध नहीं था। अब वो फूलों की डिमांड ज़्यादा हो गई है तो, और हमने इसीलिए फूल लगाने शुरू किए हैं। और डिमांड ज़्यादा होने के करके जो हमारा हमने अपने आप को बाइफरकेट भी किया है, ताकि कुछ लोग टमाटर उगाएं, कुछ लोग सब्जियां उगाएं, कुछ लोग फूल उगाएं। तभी क्या होगा कि हमको अच्छे पैसे मिल सकेंगे। अगर सभी लोग एक तरफ जाते हैं तो फिर अच्छे पैसे नहीं मिलेंगे आपको। इसलिए हमने चुना है कि हम कुछ फ्लावरिकल्चर की ओर जाएं। तो हमने फ्लावरिकल्चर लगाया, और हमारी जो इनकम है ना वो सब्जियों की बदौलत इसमें अच्छी हुई है। बशर्ते कि जैसे बीच में कुछ एक विघ्न पड़ते हैं, जैसे कोविड वगैरह आया, तो उसमें कोविड में तो सभी का नुकसान हुआ और हमारा तो विशेष कर हुआ है। तो हाँ, फ्लावरिकल्चर का तो विशेष हुआ है। तो ये चीजें ध्यान में रखते हुए हमने इसको बाइफरकेट किया था। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे कि आपने कहा कि आपको सहयोग मिला फ्लोरिकल्चर में आपके रिलेटिव का, क्या नॉन यूनिवर्सिटी या फिर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की अगर बात करें, कितना जो है वो स्ट्रेंथन किया है आपको उन इन दोनों ही विभागों ने? देखिए जी साहब, बात यह है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, मैं तो ये समझता हूँ, मुझे 50 साल ऑलमोस्ट खेती में हो गए, चाहे फ्लावरिकल्चर से, और मैं एक पढ़ा लिखा किसान हूँ। हमारे जो ये इदारे हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये गाहे बगाहे देते तो हैं, कैंप लगा दिया, ब्लॉक में लगा दिया, कहीं कहीं लगा दिया, कहीं कहीं लगा दिया, लेकिन जितना सरकार को चाहिए ना, वो किसानों को एजुकेट नहीं कर पाते। मुझे हैरानी होती है, मैंने कई एक अटेंड ऐसे कैंप किए जिसमें डायरेक्टर जनरल ऑफ एग्रीकल्चर, डायरेक्टर जनरल ऑफ हॉर्टिकल्चर और सेक्रेटरी ऑल इंडिया लेवल के जो हैं, ऐसी मैंने किसानों की कोई मीटिंग अटेंड की हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि किसानों की खेती दुगनी कैसी हो, हम इसको लोकसभा में लेके जाएंगे। तो जब हम अपने विचार रखते हैं तो वो अपनी अंग्रेजी मारते रहते हैं, उनको पता सता कुछ है नहीं। मैं ये समझता हूं कि कुछ पढ़े लिखे किसानों को, मुझे बल्कि मैं आपके टीवी के माध्यम से कह रहा हूं, मुझे इस बात की हैरानी होती है कि सरकार जो है ना, पता नहीं ये जो जिनको सिफारशी टट्टुओं को आ गया या अपने डॉक्टरों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए बाहर फॉरेन आदि बेचती है। मेरी समझ में नहीं आता कि वो डॉक्टर लोग यहाँ, हमारे को तो कभी बताया नहीं। मुझे 50 साल हो गए, 15 साल मुझे फ्लावरिकल्चर में हो गया। क्या यूनिवर्सिटी के, हमारी HP यूनिवर्सिटी के, नौनी यूनिवर्सिटी के इतने डॉक्टर बाहर जाते हैं, तो वो क्या सीख के आए? फ्लावरिकल्चर में उन्होंने क्या सीखा और हमको क्या सिखाया, बताएं आप हमारे को इस बात को। मैं तो ये सोचता हूं कि अगर वो अच्छे पढ़े लिखे, मुझे नहीं, किसी और किसान को जो फ्लावरिकल्चर में, जिन्होंने ही हु इज द फाउंडर ऑफ द फ्लावर जैसे मौके हैं, ऐसे किसानों को बाहर पढ़े लिखे को भेजा जाए। अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उनके पास, वो सीख के आते हैं, लेकिन डॉक्टरों को भेज देते हैं, वो यहाँ कुछ भी नहीं बताते। जब डॉक्टरों से पूछते हैं भाई हाँ क्या पूछ के आए, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मुझे किसी नाम लेने की आवश्यकता नहीं। वो कहते हैं मौज मस्तियां मार के, यार क्या क्या सीखना। तो ये चीज, सरकार की नीतियां ऐसी होनी चाहिए जिसमें वो हिंदुस्तान का किसान और हिंदुस्तान का जो एग्रीकल्चर का डॉक्टर है, वो तो ऐसे जुड़ने चाहिए जैसे पहले बैलों को जोड़ा जाता था ना, एक जूं के नीचे एक तरफ किसान हो और एक तरफ डॉक्टर हो। अगर वो दोनों ऐसे इकट्ठे होकर चलेंगे तो इस देश का कुछ होगा। और हमारा देश ही एक ऐसा देश है जो किसानी पे निर्भर करता है, और यहाँ से हमारी जो है ना आर्थिक स्थिति किसानों से ही उत्पन्न उठ सकती है। लेकिन सरकार की नीतियां, मैं किसी एक विशेष सरकार का एजेंट नहीं हूं, ना ही मैं किसी सरकार, मेरे लिए किसानों के लिए सारी सरकारें एक जैसी हैं। लेकिन मैं देखता हूं कि कोविड के दौरान भी ये हुआ कि जिन्होंने 1 साल 6 6 महीने पूरे खेतों में काम किया, उनको कुछ नहीं मिला। और लेकिन जो, मैं किसी एम्प्लॉइज के खिलाफ नहीं, मेरे बच्चे भी एम्प्लॉय हो सकते हैं, मैं उनके खिलाफ, जिन्होंने 6 महीने दफ्तर नहीं गए उनको पूरी तनख्वाहें मिली, लोग किसानों को क्या मिला? आप सुन के हैरान हो गए। मुझे जब बैंकों के नोटिस आया कि आपके ऊपर चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है, हमारी KCC वगैरह बनी हुई है कि आप इसको जमा करवाते हैं कि हम चक्रवृद्धि ब्याज लगाएं, लेकिन कोई हमारा किसान नीचे का सुप्रीम कोर्ट गया, जिसने कहा कि यार तुम क्यों किसानों को मार रहे हो? यानी जो काम जिसने नहीं किया 6 महीने में, उसको तनख्वाहें पूरी मिल रही है, और जो किसान देश को पाल रहा है उसके ऊपर साला चक्रवृद्धि ब्याज डाले। तो सरकार की पॉलिसी चाहिए, कुछ एक सरकार की ऐसी पॉलिसी चाहिए ताकि सबको एक बराबर उत्थान किया जाए। सरकार से रिलेटेड डिपार्टमेंट भी कहीं ना कहीं जो है वो जो जिम्मेवारी उनकी होनी चाहिए वो पूरी तरह से नहीं निभाते हैं। कहाँ निभा पा रहे हैं? ये अपनी तनख्वाहें मार के पासे मार रहे हैं बस। किसानों को कौन पूछ रहा आपको है? लगता है अमर सिंह जी की जो हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, या फिर नॉन यूनिवर्सिटी, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी हमारे पास है यहाँ पर, पालमपुर यूनिवर्सिटी है, तो इन सभी डिपार्टमेंटों को या फिर इन यूनिवर्सिटीज को
गाँव में जाकर सर्वे किए जाने चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो गाँव का किसान है आज भी वो ट्रेडिशनल खेती करता है, या फिर जो करता है उसको ये मालूम नहीं है कि उसके खेत में बेस्ट किस चीज़ की प्रोडक्शन की जा सकती है। तो अगर इस तरह का कोई सर्वे हो स्टेट लेवल पे कि किसानों को उनकी ज़मीन से जो है वो उसकी समृद्ध किस तरह की खेती के लिए जो है वो उनकी ज़मीन है, वो चीज़ें बताई जाए। तो ये यूनिवर्सिटीज जो हैं हमारी, चाहे एग्रीकल्चर है चाहे यूनिवर्सिटीज हैं, वही वो कुर्सियों पे ना बैठे रहे। मैं तो कहता हूँ किसानों के साथ खेत में आए और प्रैक्टिकली उनको पता लगेगा कि यहाँ क्या चीज़ हो सकती है। और मैं तो कहता हूँ समय समय पे ऐसी कांग्रीगेशंस डॉक्टरों के बीच में और किसानों के बीच में ज़मीन पे आके हों, गांव पे आपके हों। ऐसा ना हो कि कहीं उनके नौनी चले गए या कहीं उनके ऑफिस में चले गए, वो खेतों में आए। और जब इस चीज़ की महारत वो रखते हैं, वो पीएचडी हैं, तो लोगों को खेतों में आके बताएं, ताकि किसान तो इतना पढ़ा लिखा नहीं है ना। अच्छा, जो है प्रैक्टिकली उसको नॉलेज है, थियोरेटिकली नॉलेज नहीं है। और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, जी उनका किरदार किसानों के साथ किस तरह का होना चाहिए? जैसे मैंने कहा कि उनको फील्ड में आना चाहिए, उनको बताना चाहिए जी कि कौन सा खेत किस तरह की प्रोडक्शन कर सकता है, कौन सा इलाका किस तरह की प्रोडक्शन ज़्यादा बेहतर कर सकता है। आप बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका हेमंत जी। एक्चुअली हम तो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो साइंटिस्ट है, कम से कम अगर हमारे से अगर वो यहाँ पे फिजिकली नहीं आ पाते हैं, कम से कम टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर ले। एक पूरा हमारा जो इलाका है इकट्ठा होकर एक जगह हम कॉमन प्लेस पे जाएं। अगर वो यहाँ आने के लिए इतना फैसिलिट नहीं है, उनके पास समय नहीं है, हम चाहते हैं कि जो किसान है, देखिए क्या होता है ना, हमारे को कई बार क्या होता है, हमारी जो ज़मीन है, जैसे पीएच की बात करें अगर हम, हमारे को ये पता ही नहीं होता कि खेती में हमारे को किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर ये आप टमाटर की बात कर लीजिए, शिमला मिर्च की बात कर लीजिए, कार्नेशन की बात कर लीजिए, इसमें मुझे लगता है साइंटिस्ट का, नॉन यूनिवर्सिटी का या आसपास के किसी भी इस तरह की जो गवर्नमेंट के फर्म्स है, उनका इसमें रोल बिल्कुल ज़ीरो नफ़ा। तो इसलिए मेरा उनसे यही विनती है कि एटलीस्ट जब आप एक, देखिए जब रिसर्च की बात होती है, R&D की बात होती है, तो मुझे ऐसी कोई चीज़ नौनी की तरफ से नहीं देखने को मिली कि जो उन्होंने तैयार करके हमारे को किसानों को दी यहाँ एटलीस्ट लोकल। क्योंकि नौनी यहाँ पे है, सोलन जिला में, हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे लिए ये बनी है, हमारा भी इससे कुछ फ़ायदा हो। तो ना तो हमारे को कोई सीड में ऐसी कोई बेनिफिट्स, आप देखेंगे इस साल सीड्स की इतनी ज़्यादा दिक्कतें किसानों को हुई, उसके लिए हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के ना तो कोई डिपार्टमेंट खड़ा हुआ, ना गवर्नमेंट खड़े हुए। किसान भाई कहाँ जाएगा? एक बात है, सीड्स की बात करें ये तो हो गया, उसके बाद जब आप ट्रेनिंग की बात करते हैं, आपको करोड़ों रुपए का बजट आ रहा है, अब वहां पे हम समोसे खाने या चाय पीने तो नहीं जाएंगे, ठीक है ना जी, आप वो खाना पूर्ति कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो नॉलेज आपके पास प्रैक्टिकली थियोरेटिकल नॉलेज है, उसको आप साझा कीजिए ना। सीडलिंग पे प्लांटेशन की है, हाई डेंसिटी पे सेब की तरफ हम लोग आ रहे हैं। अब नॉन यूनिवर्सिटी में ये लगता है कि यहाँ लोअर हाइट में सेब नहीं होगा नहीं होगा, ये एक डिबेट है। लेकिन जिस तरह से आसपास के लोगों ने यहाँ सक्सेसिव तरीके से सेब की और भी अग्रेसर हुए हैं, हम चाहते हैं कि नौनी वालों की तरफ से जो भी वहाँ पे साइंटिस्ट है या जो भी इसमें रिसर्च स्कॉलर्स हैं, वे आएँ और हमारे को गाइड करें पूरा। ताकि अगर अभी तो इनिशियल स्टेजेस है, जब मेला छूट जाएगा उसके बाद अगर हम इस चीज़ में जुड़ेंगे तो फ़ायदा नहीं है। जिस तरह से लोग सेब की तरफ जा रहे हैं, बागवानी की तरफ जा रहे हैं, फिर से ब्लैक अंबर है, रेड म्यूट है, पलम है, नाशपाती, इसकी तरफ जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें सरकार तक और यूनिवर्सिटी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि रोल निभाना चाहिए। और मार्केटिंग को लेकर जिस तरह की दिक्कतें आती है किसानों को, आप क्या सजेस्ट करते हैं किस तरह से करें वो किसी भी तरह की, चाहे एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो या फिर हॉर्टिकल्चर से जुड़े हुए प्रोडक्ट? बिल्कुल, देखिए मार्केटिंग की जो समस्या है ना, वो एग्रीकल्चर में सबसे बेसिक समस्या है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, कृषि तो कर लेते हैं, मान लीजिए हम किसी सब्जी को उगा रहे हैं, लेकिन हमारे को बाज़ार के पॉइंट ऑफ व्यू से पता नहीं है कि बाज़ार में कब कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है। सप्लाई एंड डिमांड पे सारी चीज़ें ये निर्भर करती है। तो हमारे को एटलीस्ट अवेयर होना पड़ेगा इस चीज़ के बारे में कि कब कौन सी चीज़ कहाँ पे तैयार हो रही है। और उसके लिए मुझे लगता है कि मार्केट हिट करने के लिए हमारे को, जैसे मैंने पहले भी बताया, एफपीओ का गठन करना बहुत ज़रूरी है। जब तक एफपीओ नहीं गठित होंगे तो मुझे लगता है कि आप किसी भी मंडी में जाएंगे, वहाँ पे कार्टेलाइजेशन होगी, वहाँ पे आड़ती आपको एक फिक्स रेट के तहत ही आपकी चीज़ें खरीदेंगे। मार्केटिंग के बारे में वैसे सुधीर जी ने जो बोला है तो बात सही। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे टमाटर आजकल बड़ा हाई रेट गया, लेकिन पिछले दिनों जब जो फसल डिमांड और सप्लाई का जैसे सिद्धांत लागू होता है, जब फसल ज़्यादा होती है तो मार्केट बड़ी भारी गिर जाती है। उसमें मैं ये चाहता हूँ कि जो सरकार है वो अपने लेवल पे टमाटर का केचप और सॉस आदि बनाने की, और जैसे सेब को भी नीचे परमाणु में उसका जूस वगैरह निकालते हैं, तो सरकार इसमें आ गया है।
अब एक किसान या संगठित होकर किसान, इतना पैसा तो नहीं है किसान के पास, वो पॉलिप और उसको केचप वगैरह बनाने की फैक्ट्रियां लगा दे। तो इससे भी जो मार्केटिंग, अगर मार्केटिंग में गलत आता है तो उससे अच्छे पैसे मिल सकते हैं। तो साथियों, ये था किसान यात्रा का 7वां अंक, और जिसमें कि सुधीर मेहता जी और अमर सिंह ठाकुर जी ने हमें अपने विचार हमारे साथ साझा किए, और उम्मीद है कि आपको भी बेहद अच्छी जानकारी जो है इनके माध्यम से मिली होगी। और जो मुद्दे इन्होंने रखे हैं, आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि इनके द्वारा कई बातें जो है वो अधिकतर से अधिकतर किसान भाइयों तक पहुंच सके, और ख़ासतौर पर नॉन यूनिवर्सिटी और जो विभाग हमारे हैं हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर, उन तक भी ये बातें पहुंच सके, ये सुझाव उन तक पहुंच सके, ताकि कुछ सुधार की उम्मीद जो रहती है वो कामयाब हो सके। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।